आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी फैसल भाई। ये आ रही है। चले। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कंटेनर्स, और हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कंटेनर्स होते क्या हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो जनरल ट्रेडिशनल शिपिंग कंटेनर्स होते हैं उनका क्या मकसद है। ठीक है, और उस हमने जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें कंटेनर का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। कंटेनर जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें अगर आप इसके एक प्राइमरी यूज़ देखें तो कंटेनर्स आर प्राइमरीली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी कुछ इसी किस्म की नीड होती है कि टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो ये कि एफिशिएंटली एंड सिक्योरली। ठीक है, एफिशिएंट हो सके प्रोसेस। तो ये जो कंटेनर का लफ्ज़ आया ये शिपिंग इंडस्ट्री से ही आया हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अच्छा, अब अगर हम देखें कि जो कंटेनर्स हैं उनका बेसिक यूज़ क्या है। कंटेनर्स, a container is a standard unit of software that packages up code and all its dependencies। ठीक है, तो यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, और अगर वापस पीछे वाली डेफिनेशन पे जाएं तो उसके अंदर क्या चीज़ आ गई, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। ठीक है, जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर कंटेनर्स क्या कर रहे हैं, पैकेज अब द कोड एंड ऑल इट्स डिपेंडेंसीज, यानी कि कोड को ये पैकेज करेगा। ठीक है, यानी किसी सॉफ्टवेयर को पैकेज करेगा और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको ये पैकेज करेगा, सो द एप्लीकेशन रन्स क्विकली एंड रिलायबली। ठीक है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी काम किस तरह से करती है इसके ऊपर हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक जो तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है क्विकली एंड रिलायबली, इसको हम बाद में जाके एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्विकली और रिलायबिलिटी के से क्या मुराद है यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट टू अनदर, और ये भी किस तरह से पॉसिबल हो रहा है कि एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से दूसरे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पे ये किस तरह से जो है क्विकली और रिलायबली रन हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से जो है हमें कंटेनर्स की नीड पड़ी, या कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व हुई तो हमने उसे जो है अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्यों यूटिलाइज किया, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्यों यूटिलाइज किया। तो अगर आप लोग को याद हो तो जनरली जो सॉफ्टवेयर पैकेजिंग होती थी हमारी, ये उसमें कंप्रेस्ड फाइल्स यूज़ की जाती थी। ठीक है, मतलब आपने जिप बनाई, वार बनाई, जार बनाई, वॉट जो भी आपने बनाया, और उसको आपने फिर जो है किसी फाइल सर्वर पर अपलोड किया। ठीक है, जो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आजकल भी जो है कुछ ऐसी बैड प्रैक्टिसेस हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत भी प्रैक्टिस है। तो ये होती है फॉलो। अच्छा, फिर जब आपने उन फाइल्स को कंप्रेस करके शिप किया एक जगह से दूसरी जगह पर बाय यूजिंग फाइल सिस्टम, या कोई शेयर्ड रिपॉजिटरी, या जो है एफटीपी, या और कोई स्टोरेज मैकेनिज्म, कुछ लोग तो वन ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, चलें, आपने सॉफ्टवेयर पैकेज पहुंचा दिया, फिर उसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, अगर जार है तो उसके साथ एसोसिएटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं सारे आपने एसोसिएट करनी है। अब उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में आपके जनरली कनेक्शन स्ट्रिंग्स होते हैं, यूज़र आईडी, पासवर्ड्स आपने डालने होते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, फिर आपके एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पे चेंज हो जाता है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा डेवलपर कहते हैं कि यार मेरी मशीन पे तो बिल्कुल सही चल रहा था, पता नहीं क्यों क्लाइंट के पास जाकर नहीं चल रहा। तो इस किस्म के सरप्राइजेस, या क्यूए की मशीन पर जाकर नहीं चल रहा, तो इस किस्म के सरप्राइजेस जो है ना, वो अक्सर और बेशतर आते रहते हैं। तो इन सरप्राइजेस से भी हमने जो है कंटेनर्स हमें जो है आज़ाद कर देते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट जो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ चल रहा था, वो था वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन्स जब इन्वेंट हुई, तो वो भी शिप होने शुरू हो गए। मतलब कुछ लोगों ने सोचा कि यार इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं,
सॉफ्टवेयर की शिपमेंट में इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की। तो वो मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन, जिनकी इंस्टॉलेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स है और टाइम टेकिंग चीज़ होती है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने क्या किया कि वर्चुअल मशीन ही शिप करना शुरू कर दी। अब वो जो है कोई जो है 80 GB की वर्चुअल मशीन है, कोई जो है 100 GB से भी ज़्यादा की ऊपर की है, और तो कुछ इससे भी ज़्यादा की ऊपर की वर्चुअल मशीन्स हैं जो सॉफ्टवेयर की शिपमेंट के लिए भी यूज़ की गई। तो वो अब जैसे मेरी पास्ट एक्सपीरियंस में यह है कि माइक्रोसॉफ्ट हमें एक वर्चुअल मशीन दिया करता था कि हम अपना सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डिप्लॉय करें, और फिर वो उस वर्चुअल मशीन को वो पैकेज करके इन द फॉर्म ऑफ इमेज जनरल कस्टमर्स के लिए यूज़ कर मतलब अवेलेबल कर दिया करते थे। तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के अपने सॉफ्टवेयर्स होते थे उसके अंदर उस वर्चुअल मशीन में, प्लस हमारे अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स होते थे ताकि उसकी इजी अडॉप्शन हो जाए जनरली, और जनरली अवेलेबल भी हो जाए। तो उसमें फ़ायदा क्या होता था कि एंड यूज़र ने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होती थी, जैसे ही उसने वर्चुअल मशीन ऑन की उसको सारी चीज़ें रेडी टू यूज़ मिल गई। अच्छा, अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंटेनर्स के ऊपर। तो जब आप जो है कंटेनर को यूटिलाइज करते हैं तो ये हमें कुछ बेनिफिट्स देता है, जिसके अंदर ओवरहेड, लेस ओवरहेड। ठीक है, सबसे पहले तो कि जब आप कंटेनर्स को रन करते हैं तो ये आपके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के ऊपर रन कर रहा होता है एज ए सेपरेट प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए आपकी रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होती हैं। ये इसको हम मज़ीद डिटेल में जाकर देखेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि एक अलग आपका एप्लीकेशन रन हो रही है विद देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग सेपरेट टेक्नोलॉजी है जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ड्यू टू दैट टेक्नोलॉजी ये चीज़ पॉसिबल होती है कि आपका जो कंटेनर है वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सके। अच्छा, इंक्रीज पोर्टेबिलिटी। अच्छा, पोर्टेबिलिटी, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ पैकेज्ड हैं, कोड, उसकी सारी डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप इसको इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वर्चुअल मशीन की एग्जांपल दी कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें वर्चुअल मशीन अवेलेबल की कि ताकि हम उसके अंदर अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकें, कॉन्फ़िगर कर सकें। तो सेम अप्लाइज टू कंटेनर्स के हम जो है किसी भी कंटेनर या कंटेनर इमेज के ऊपर अपनी एप्लीकेशन बिल्डअप कर सकते हैं और उसको जो है इन द फॉर्म ऑफ इमेज अवेलेबल कर सकते हैं। और जब कोई कंटेनर डिप्लॉय होगा तो क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिपेंडेंसी सारी चीज़ें उसके अंदर कंटेन्ड हैं ऑलरेडी, तो उसकी शिपमेंट और उसके ऊपर जो है रिलाई करना आसान होता है क्योंकि वो टेस्टेड होता है उन्हीं सेम सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, और जो है उन्हीं तमाम डिपेंडेंसीज के साथ, और एक जगह से दूसरी जगह आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि ऑल इट जस्ट नीड्स अ सिंपल रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर कंटेनर्स। ठीक है। अच्छा, कंटेन कंसिस्टेंट ऑपरेशंस। अब क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी चीज़ें उसी के अंदर कंटेनर के अंदर ही कंटेन्ड है, तो जो एक जगह पे एप्लीकेशन का बिहेवियर होता है वही सेम बिहेवियर दूसरी जगह पर होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर शिप किया, तो आपने 64 बिट मशीन के ऊपर फॉर एग्जांपल उसको डेवलप किया, क्लाइंट के पास 32 बिट मशीन अगर चल रही है, जस्ट अज्यूम। ठीक है, या आपने जो है विंडोज 10 पर किया, क्लाइंट के पास विंडोज 11 है, या जो है लिनक्स चल रहा है, या और कोई ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो ये सरप्राइजेस आते हैं एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट में जब आप टारगेट करते हैं क्लाइंट को, कस्टमर को। और इन सरप्राइजेस को सिर्फ उसी वक्त अवॉइड किया जा सकता है जब आपकी सारी चीज़ें एक ही साथ कंटेन्ड हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जो है तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जैसा, तो जिसको वर्चुअल मशीन पे आपने एनवायरनमेंट पर करना है, तो आप वर्चुअल मशीन दे रहे हैं, तो उसके अंदर सरप्राइजेस कम हो जाते हैं कि भाई वर्चुअल मशीन उसने डाउनलोड किया, वो सारी चीज़ें जो है यूटिलाइज करना शुरू कर दी। तो सेम अप्लाइज टू कंटेनर, कि आप कंटेनर के अंदर वो सारी चीज़ें जो है पैकेज करें और उसको दें, क्योंकि जो है कंटेनर के अंदर इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, फिर ग्रेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस तरह से होती है, क्योंकि इस
का ओवरहेड कम होता है, क्योंकि ये एज ए सेपरेट प्रोसेस एप्लीकेशन आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहा होता है। तो जो है इसमें ज़्यादा इजीली आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा रैपिडली, ज़्यादा फास्ट इसके ऊपर एप्लीकेशन रन हो सकती है। और जो है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने स्टार्ट नहीं करना होता। वो हम अभी जाकर जब टेक्नोलॉजी को रीड करेंगे उसमें, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा, वो अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन हो रहा है, तो उसमें इसको ज़्यादा फास्ट जो है प्रोसेस अप हो जाता है। और एप्लीकेशन में अगर कुछ चेंज करना है तो आपने उसका सोर्स चेंज किया, फॉर एग्जांपल सोर्स इमेज चेंज किया, तो उस सोर्स इमेज की बेस पर नया कंटेनर अप होगा और वो रैपिड डिप्लॉयमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वर्जन चेंज हो गया, जस्ट अज्यूम कि आपने वर्जन 1 रिलीज किया हुआ था मार्केट में और वर्जन 2 अब आप रिलीज करने जा रहे हैं। आपने वर्जन 2 का इमेज रिलीज किया और आपने जस्ट जाके कंटेनर का इमेज अपडेट करना है कि भाई अब मुझे जो है वर्जन 2 पे एप्लीकेशन रन करनी है। तो वो क्या करेगा, पुराना कंटेनर जो था, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर कंटेंट थी, उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा या आप खुद डिस्ट्रॉय कर देंगे। और आप वर्जन 2 का जो है कंटेनर रन कर सकते हैं। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो कंटेनर अप हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर एक और चॉइस है कि आप अगर मल्टीपल वर्जन्स साइड बाय साइड रन करना चाहते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में होता है, तो वो भी पॉसिबल है कि आपने 2 वर्जन साइड बाय साइड रन किए और जो है आहिस्ता आहिस्ता आपने ट्रैफिक को जो है मूव किया फ्रॉम ओल्डर वर्जन टू न्यूअर वर्जन। अच्छा, फिर एप्लीकेशन की बेटर डिप्लॉयमेंट के इसके अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर टूल्स इतने इजीली अवेलेबल हैं कि आपने सिर्फ जो है एक जगह पे जाके चेंज करना होता है इमेज का यूआरएल या इमेज का नाम, और सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाती हैं डिप्लॉयमेंट और फिर डेवलपमेंट से टेस्टिंग, टेस्टिंग से प्रोडक्शन में। आपने सिर्फ उसकी जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो आइटम आपको बताने होते हैं कि इस एनवायरनमेंट पर ये कॉन्फ़िगरेशन है, टेस्ट एनवायरनमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन है, डेवलपमेंट की ये है, प्रोडक्शन की ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो चीज़ें जो है उन एनवायरनमेंट के अंदर एसोसिएट होती हैं और आपकी एप्लीकेशन रिलेटेड जो सरप्राइजेज होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। ऑल्दो कि फिर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है और इसको किसी जो है ह्यूमन बीइंग ने राइट किया है, तो उसमें फिर भी सरप्राइजेस के चांसेस होते हैं। लेकिन जो है सरप्राइजेस उस नौइयत के नहीं है जैसे पहले होता था कि आपने 32 बिट पे रन राइट किया तो 64 बिट पे नहीं चलेगा, या विंडोज़ 8 पर राइट किया तो 7 पे नहीं चलेगा, या जो है 10 पे नहीं चलेगा, 11 पे नहीं चलेगा, या लिनक्स पे नहीं चलेगा। तो इस किस्म के सरप्राइजेस आपके काफ़ी मिनिमाइज हो गए। अब आप जो है विंडोज़ के पे अगर रहते हुए एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल .NET कोर की आपने एप्लीकेशन लिखी है, तो वो लिनक्स पे इजीली ही रन कर सकती है। ठीक है, या आपका इवन विंडोज़ आपने कंटेनर भी अगर जो है लिनक्स पे बनाया है, तो वो विंडोज़ के होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर की CI/CD पाइपलाइन को, आपकी डेवऑप्स के साइकिल्स को इसने बहुत आसान कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ आते हैं कि जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है वो क्या चीज़ है और कंटेनर में क्या फ़र्क है। जब हम कोई हार्डवेयर देखते हैं तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो हमारे पास जनरली हार्डवेयर में क्या होता है कि आपकी सारी ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उस हार्डवेयर के ऊपर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप पे रन कर रहे होते हैं उसी के ऊपर, उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशंस होती हैं और सारी चीज़ें उसी के ऊपर होती हैं। जबकि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर आ जाती है आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। एक वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर होता है जो इस चीज़ को इनेबल करता है कि आपकी तमाम जो हार्डवेयर है उसको वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल कर दे किसी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, और वो सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप उस वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर को यूज़ करें, वर्चुअल हार्डवेयर को, और उसके ऊपर अपनी इंस्टॉलेशन करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की, अपनी एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन करें और आप उसको रन करें। ठीक है, तो it was less problematic as compared to hardware installation directly on hardware, क्योंकि उसमें आप एक ही हार्डवेयर के ऊपर
एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते थे, लेकिन जहाँ एक हार्डवेयर के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन जो है डेटाबेस की रखी, एक एप्लीकेशन आपने अपनी अपनी वेब एप्लीकेशन रख दी, ठीक है। और इसके अलावा जो भी डिपेंडेंसीज है उनको आपने अपने एक हार्डवेयर के ऊपर रखा और इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन, और उसको आपने इजीली रन कर दिया। अच्छा, यही सारी टेक्नोलॉजी मज़ीद एडवांस हुई और ये सब क्लाउड के ऊपर अवेलेबल हो गया। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स ने क्या किया, उन तमाम टेक्नोलॉजीज को आपके लिए इनेबल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सम यूज़र इंटरफेस एंड एपीआईज, और फिर आप यूज़र इंटरफेस और एपीआईज के ज़रिए से वर्चुअल मशीन से एक्वायर करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, यूज़र के लिए अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। चीज़ें मज़ीद एडवांस हुई। और अच्छा, ये अभी कंपैरिजन हो रहा है फिजिकल होस्ट हार्डवेयर का और जो है वर्चुअल मशीन का। तो वर्चुअल मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर आप अपनी जो है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होती है, और फिर सारी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। दिस इज लाइक दैट। अच्छा, फिर एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये हमें जो है बहुत से लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ डॉकर है जो ये काम कर रहा जबकि डॉकर नहीं, बल्कि बहुत से और दूसरे प्लेयर्स भी हैं इसके अंदर। और डॉकर तो बहुत बाद में आया, 2013 में आया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तकरीबन 40 ईयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुई है। डॉकर की एक इम्पोर्टेंस है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कि डॉकर किस तरह से उसने मार्केट कैप्चर की और क्यों मार्केट कैप्चर की, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है। अच्छा, 1990 1979 में एक जो है कर्नेल अपडेट हुआ लिनक्स का, जिसका नाम सी एच रूट था। इस सी एच रूट ने क्या किया कि उसका जो टारगेट था, उसने रूट फाइल सिस्टम को जो है सेपरेट कर दिया है। यानी कि आपका रूट फाइल सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो जनरली तो एक रूट होता है, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ इनेबल कर दी उसके अंदर के, और जो है किसी भी प्रोसेस के लिए कोई रूट फाइल सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। तो वो एक जो है सेपरेशन इन्होंने इनेबल कर दी यहाँ पर। अच्छा, सिक्योरिटी और नेटवर्किंग और स्टोरेज वगैरह बहुत सारी और दूसरे एरियाज थे जो कि उस लेवल पर एड्रेस नहीं हुए। अच्छा, फिर और दूसरे प्लेयर्स आए, एलेक्सी आया, फ्री बी एस डी, लिनक्स वी सर्वर आए, और ये सारे इन्होंने क्या किया, खास तौर पे फ्री बी एस डी ने और एलेक्सी ने, इन्होंने सीपीयूज को और अच्छा, ये बात हो रही है किसी भी प्रोसेस के लिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सी एच रूट ने क्या किया कि किसी भी प्रोसेस के लिए इन्होंने ये चीज़ इनेबल कर दी कि उसका रूट फाइल सिस्टम सेपरेट हो सकता है, राइट। अच्छा, फ्री बी एस डी या एल एक्स सी या और दूसरे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ये इनेबल कर दिया कि आप उसका जो है नेटवर्किंग सेपरेट कर सकते हैं, आप उसकी सीपीयू जो है चेंज कर सकते हैं, आप उसका जो है पोर्ट्स चेंज कर सकते हैं आप, और डिफरेंट और जो चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, उन तमाम चीज़ों को आप सेपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक जो मेजर काम हुआ है उसको कहते हैं नेम स्पेसिंग। वो सेपरेट नेम स्पेस जो है उन प्रोसेसेस के लिए क्रिएट हो जाता है, और उस नेम स्पेस के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका प्रोसेस फिर रन हो रहा होता है। तो एक नेम स्पेस के अंदर जो प्रोसेस रन हो रहा होता है वो दूसरे प्रोसेस के लिए विजिबल नहीं होता जो किसी दूसरे नेम स्पेस में है। तो विद इन दैट नेम स्पेस आपका आईपी एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए अवेलेबल पोर्ट्स डिफरेंट हो सकती हैं, और जो है उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। अच्छा, लेकिन क्योंकि सारा कुछ ये रन हो रहा है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली, तो वो एक चीज़ थी जिसको इनेबल किया। अच्छा, यहाँ तक जो है सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी, और उसके अंदर एक चीज़ लैकिंग थी, लेकिन वो चीज़ थी इमेजेस की अवेलेबिलिटी। यानी कि आपने प्रोसेस को तो अलग कर दिया, लेकिन
जो है वो प्रोसेस बनेगा कैसे, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क था। उसके लिए या तो आप स्क्रिप्ट लिखें कि भाई ये प्रोसेस इनिशिएट करना है और इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, इसका स्टोरेज सेपरेट होगा, इसका जो है आईपी एड्रेस नेटवर्किंग सेपरेट होगी, इसका और दूसरी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सेपरेट होंगी। तो डॉकर ने 2013 में आकर एक काम ये किया कि उन्होंने इमेजेस का कॉन्सेप्ट दिया कि आप एप्लीकेशन के आप कंटेनर्स के लिए इमेज बना दें, और जो है आपने अगर एक कंटेनर को इनिशिएट करना है या स्टार्ट करना है, तो आप उसको जो है इमेज के ज़रिए से स्टार्ट करें। तो ये समझ लें कि एक तरह से आपका एक पैकेज की फॉर्म उन्होंने दे दी कंटेनर्स को, और वो पैकेज फिर आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। यानी कि आपने कंटेनर किसी के पास पुट कर दिया तो वो उस कंटेनर की बेस पर वो सारी चीज़ें उसको इनिशिएट कर सकता है। अच्छा, जो ये इमेज है, ये इमेजेस डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले तो कर्नल लेयर, ठीक है। अच्छा, ये सारी लेयर्स जो है ना रीड ओनली होती हैं। टॉप ऑफ ऑन टॉप ऑफ दैट एक कंटेनर लेयर होती है जो कि राइटेबल होती है, जिसके ऊपर आप अपनी फाइल्स राइट कर सकते हैं। और ये जो है फेमरल होती है। फेमरल का मतलब ये है कि जैसे ही आपका प्रोसेस डिस्ट्रॉय होगा तो ये इसके अंदर जो भी आपने कुछ राइट किया होगा ये रिमूव हो जाएगा। सही है। अच्छा, बाकी की जो लेयर्स हैं वो क्योंकि आपने बंडल्ड की इन द फॉर्म ऑफ इमेज, तो वो चीज़ें जो है रीड ओनली होती हैं, और वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उन्हीं उस इमेज को यूज़ करते हुए आप दूसरा कोई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, या आप जो है कोई दूसरा कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उन इमेजेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रीड ओनली टेक्नोलॉजी इन्होंने दी, उससे फ़ायदा ये हुआ कि रिलायबिलिटी आपकी एप्लीकेशन की बढ़ गई। आपकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो सारी क्योंकि एक इमेज के अंदर कंटेंड है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि कंटेनर बूट एफएस फाइल सिस्टम, फिर डेबियन का इमेज इन्होंने यूज़ किया, फिर कुछ जो है EMACS के जो भी डिपेंडेंसीज थे वो उन्होंने ऐड की, अपाची ऐड किया। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी, तो अब ये सारा सेटअप रीड ओनली हो गया। अब आप जहाँ कहीं भी ये इमेज मूव करेंगे तो ये इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ इमेजेस जो है मूव होगा, और इन सेट ऑफ इमेजेस को फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके ऊपर अपने इमेजेस ऐड कर सकते हैं, या उस इमेज के ऊपर अपना कंटेनर इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग लेयर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ इससे इनेबल करने से फ़ायदा ये हुआ कि आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कंटेनराइजेशन का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हुआ, और इसको यूटिलाइज किया गया सॉफ्टवेयर पैकेजिंग के लिए और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इससे आपकी एप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ फास्ट हो गई, क्योंकि एक दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्योंकि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट रन होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन की बेस पे ये चीज़ इनेबल हो जाती है कि आप उस कंटेनर के लिए जो जो आपको पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं आप वहाँ पर इंस्टॉल करें और उसको अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ जो है लेयर्स यहाँ पर ऐड हो रही हैं। जब कोई आप इमेज बनाते हैं तो उस में आपने बेस इमेज बताना होता है कि आप किस इमेज के ऊपर बेस करते हुए अपना इमेज बनाना चाह रहे हैं। तो आपने जब बेस इमेज दिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ubuntu को मैंने यूटिलाइज करना है, तो लेयर वन वो सेट हो गई। फिर आपने जो है पैकेजेस ऐड किए, ठीक है, ऐप पैकेजेस के ज़रिए से। फिर तो वो एक लेयर ऐड हो गई। फिर आपने जो है इंस्टॉलेशन की पिप के ज़रिए से वो एक लेयर ऐड हो गई। फिर आपने सोर्स कोड अगर पुट किया, कॉपी किया, तो वो एक लेयर ऐड हो गई। फिर आपने अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऐड किया तो ये एक लेयर ऐड हो गई। अच्छा, डिफरेंट जो है हमारे पास रन टाइम एनवायरनमेंट्स है डॉकर के अलावा, जब क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन आया, यहाँ पे रेवोल्यूशन आया एक तरह से, तो जो है एक बहुत सारे प्लेयर्स जो है इसके अंदर मार्केट में आ गए। बहुत सारे तो ऐसे थे जो डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपने मैकेनिज्म को भी चेंज किया और लेयरिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। अब जो डॉकर का मैकेनिज्म है, डॉकर का मैकेनिज्म ये है कि ये लेयरिंग सिक्वेंशियल होती है।
ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा अगर प्लेटफॉर्म होगा तो उसके अंदर लेयरिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेयरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लाउड फाउंड्री लें, क्लाउड फाउंड्री भी ये इज अनदर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी और रन टाइम। तो उसमें क्या होता है, या प्लेटफॉर्म कहना चाहिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रन टाइम तो हो सकता है वो कोई कोई भी रन टाइम आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, एज लॉन्ग एज इट fulfills the standard mechanism of layering and everything। तो क्लाउड फाउंड्री क्या करता है, वो इन लेयर्स को सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं रखता। ठीक है। तो उसमें उसकी अडॉप्शन में और इसकी अडॉप्शन में चेंज है। फॉर एग्जांपल आप एक इमेज डॉकर के ऊपर बनाते हैं और आपने जो है पिप के पैकेजेस में चेंजेस की, कोड आपके सोर्स कोड में चेंज नहीं हुआ। तो जब ये आपका इमेज की लेयर्स बिल्डअप होंगी, तो आपकी यहाँ इस लेयर पे चेंज हुआ है तो ऊपर वाली लेयर में भी चेंज आना ज़रूरी है। ये वाली लेयर फिर एडअप होगी और फिर ये वाली लेयर फिर एडअप होगी। तो नई लेयर्स क्रिएट होंगी, इनका जो हैश कोड है या इनका जो मैकेनिज्म है वो अलग से, मतलब जो इनकी जो एडजस्टमेंट है एक दूसरे के साथ वो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर होगी, राइट। तो अगर आप किसी प्रीवियसली कोई ऐप गेट पैकेज ऐड कर रहे हैं यूबंटू के ऊपर, तो ऊपर की तमाम लेयर्स में चेंज आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। जबकि क्लाउड फाउंड्री में इस तरह से नहीं होता। क्लाउड फाउंड्री में ये होता है, आप पीछे से कोई भी लेयर चेंज करें, एज लॉन्ग एज योर कोड इज नॉट चेंज, इट विल नॉट इम्पैक्ट द अबव लेयर्स। ठीक है, तो वहाँ सीक्वेंस का प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप कोई जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें तो इन चीज़ों को भी जहन में रखना होता है। अच्छा, बहुत सिंपल सी इसकी कमांड है, एक फाइल बनती है डॉकर की, और उस डॉकर की फाइल के अंदर आप अपनी ये सारी कमांड्स लिख सकते हैं। अच्छा, कमांड नहीं लिखी, एक्चुअली ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो आप अपनी कमांड्स लिख सकते हैं और डॉकर बिल्ड, उस सेम फोल्डर में जाकर आप डॉकर बिल्ड की कमांड रन करें, उसका टैग डिफाइन कर दें कि भाई इसका टैग होगा ऐप, और जो है डॉट का मतलब है कि करंट फोल्डर के ऊपर ये रन होगा। अच्छा, जब ये एप्लीकेशन मतलब ये जब ये इमेज बन जाएगा तो आप उसके अंदर कमांड रन कर सकते हैं, डॉकर रन, और उसके अंदर इमेज बता दें। तो ये एक रीड ओनली लेयर क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस, जो कि एक कंटेनर होगा बिहाइंड द सीन, और ये किसी कंटेनर रन टाइम के ऊपर रन हो रहा होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इट्स लाइक जस्ट अनदर प्रोसेस। तो आपका जो बूटअप प्रोसेस है किसी एप्लीकेशन का वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर आपकी जो है ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपकी एप्लीकेशन फॉल्ट टॉलरेंट हो, तो आप अपनी एप्लीकेशन के मल्टीपल प्रोसेस एक ही होस्ट पर भी होस्ट कर सकते हो, मल्टीपल होस्ट पर भी होस्ट कर सकते हैं। और इस काम के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके अंदर क्यूबरनेटीज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। तो वो ये अलाउ करता है आप उसको ये बता दें कि भाई मुझे, हाँ, जो है अपने इमेज की बेस पर मुझे फॉर एग्जांपल 4 कंटेनर चाहिए, 2 इस होस्ट पे रख दो, 2 सेकंड होस्ट पर रख दो, और मेक श्योर कि ये 4 कंटेनर्स ऑल द टाइम अप हों। अब ड्यू टू मेमोरी कंजम्पशन, कोई इसी प्रोसेस के अंदर मेमोरी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गई, तो हो सकता है वो क्रैश हो जाए, या सीपीयू यूटिलाइज हो गया एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स भी आप सेट कर सकते हैं, और कि भाई इतना यूटिलाइजेशन हो जाए तो प्रोसेस को किल कर दो। अब क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की ऑलरेडी मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, और वो क्योंकि सेंटर पॉइंट से इंटरेक्शन हो रही है उसकी, तो अगर कोई प्रोसेस किल भी हो जाता है तो आपकी रिक्वेस्ट डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर जा सकती है, तो आपके एंड यूज़र के लिए इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा एज ए एप्लीकेशन डेवलपर, अगर आपका सेशन उस प्रोसेस के अंदर होस्टेड है, मतलब जो कि ओल्ड मैकेनिज्म था वेब फॉर्म्स में, या एमवीसी के अंदर भी अभी कुछ लोग करते हैं कि आप सेशन मैनेज कर रहे होते हैं विद इन द प्रोसेस, तो अगर प्रोसेस के अंदर आपका सेशन इंफॉर्मेशन रखी है तो डेफिनेटली वो लॉस हो जाएगी। तो वाइल डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको फॉल्ट टॉलरेंस का ख्याल रखना है, और तो आप सेशन को सर्वर साइड पे मैनेज ना करें, मतलब प्रोसेस साइड पे मैनेज ना करें। एक तरीका ये हो सकता है इसका कि आप उसको किसी डेटाबेस में, या रेडिस टाइप जो इन मेमोरी डेटाबेसेस हैं उसके अंदर मूव कर सकते हैं, या दूसरा बेटर अप्रोच ये है, डिपेंड्स कि आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप ब्राउज़र के ऊपर सेशन मैनेज कर लें। तो आजकल जो आप देख रहे हैं कि रिएक्ट और एंगुलर और
जो है क्यूबरनेटीज और ये सारी जो टेक्नोलॉजी से इवॉल्व हो रही है, इन सब की बेस यही है कि ये आपको फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशन अलाउ करती हैं। अब अगर आपका प्रोसेस किल भी हो जाता है तो एंड यूज़र को उसका कोई पता ही नहीं चलता कि पीछे कितने प्रोसेस रन हो रहे थे, कोई प्रोसेस रन किल हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे किल होता है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगा होता है क्यूबरनेटीज, या जो भी आपका जो ऑर्केस्ट्रेशन एनवायरनमेंट होता है वो एक नया प्रोसेस इनिशिएट कर देता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो ये है एक्चुअल मैकेनिज्म लेयरिंग का। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये लेयर्स किस तरह से क्रिएट होती हैं। मैं एक जो है एप्लीकेशन आपके लिए बनाई हुई थी मैंने, बट ये बहुत आसान है इसके अंदर एप्लीकेशन बनाना। अ, अच्छा, ऑलरेडी ये ओपन है। अच्छा, ये एक मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशन डेवलप किए बाय यूजिंग द डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैपिंग मैकेनिज्म ऑफ एप्लीकेशन जनरेशन इन विजुअल स्टूडियो। और मैंने उसके अंदर बस एक ऑप्शन इनेबल किया कि इनेबल डॉकर, यहाँ कहीं ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इनेबल डॉकर का अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करें, और मैं करके दिखा देता हूँ ये काम किस तरह से होगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और ठीक है, डॉट नेट कोर वेब एप्लीकेशन, और यहाँ तक अपनी एप्लीकेशन थी। ठीक है, इसको हमने इनेबल डॉकर कर दिया। HTTPS रखें नहीं करें दैट डजंट मैटर। अब यहाँ पे आप डॉकर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं कि विंडोज़ पे जाना है कि लिनक्स पे जाना है। और क्योंकि आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, या कोई और भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, या जो है मैक भी हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंटेनर रन टाइम की होती है कि उन तमाम चीज़ों को मैनेज करें। यहाँ पे जब आपने डॉकर इनेबल कर दिया तो ये सिमिलर काइंड ऑफ जो है डॉकर फाइल जनरेट करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो है यहाँ पर एक इमेज यूज़ किया ASP.NET का, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइडेड है। हमने कहा कि हमारा जो इमेज है वो इस इमेज के ऊपर बेस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका हमने लेबल दे दिया है कि भाई इस इमेज का नाम हम बेस दे रहे हैं। अब इस इमेज के ऊपर जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो एज ए लेयर हो रही होगी, जैसे हम पहले देख चुके हैं। तो हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बता दी कि भाई हमारी वर्किंग डायरेक्टरी ये होगी। फिर हमने बता दिया कि भाई एक्सपोज कर दो पोर्ट 80 और 443 को। फिर एक दूसरा इमेज हमने लिया, ये बेस इमेज था, और इसका नाम हमने बिल्ड दिया। तो इसके अंदर SDK है। हमने कहा कि हमारा जो है वर्किंग डायरेक्टरी इस इमेज के लिए सोर्स होगा, और क्या करो कि कॉपी करो हमारे इस फोल्डर से उठाकर इस जगह पर। ठीक है, ये पैरामीटर्स पास हो रहे हैं कॉपी की कमांड को, पैरामीटर 1 सोर्स, पैरामीटर 2 टारगेट। तो यहाँ पे कॉपी कर दो, फिर रन करो डॉट नेट रीस्टोर, तो इस पैकेज को ये रीस्टोर करेगा। ठीक है, जब रीस्टोर करेगा तो जितनी भी डिपेंडेंसीज न्यूगेट पैकेजेस वगैरह जो भी इसको रिक्वायर्ड होंगे वो डाउनलोड कर लेगा। फिर आपने कहा कि ऑल सब कुछ कॉपी कर दो करंट फोल्डर से इधर करंट फोल्डर में, मतलब टारगेट के करंट फोल्डर में, और वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दो इसकी ये वाली वेब एप्लीकेशन की। और एक कमांड रन करो डॉट नेट बिल्ड की, और इसको पैरामीटर पास करो कि इस जो है विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट को रिलीज मोड में बिल्ड कर दे, और इसका आउटपुट जो है इस फोल्डर में राइट कर दे। तो ये हर स्टेप जो है एक लेयर बना रहा है। अच्छा, ये इमेज हमने यूज़ किया सिर्फ बिल्डिंग के लिए, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, पैकेज मतलब उसको रिलीज बनाने के लिए। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई जो बिल्ड है उसको आप यूज़ करें एज पब्लिश। ठीक है, उसका नाम चेंज किया हमने। और फिर हमने कहा रन डॉट नेट पब्लिश, और फिर इस प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए, इस कमांड को रिलीज मोड में पब्लिश करना है, और इसको ये पैरामीटर्स देने कि यूज ऐप होस्ट इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, फिर बेस इमेज जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, जिसकी पोर्ट्स हमने ये एक्सपोज की थी, इस सारे प्रोसेस में हमने बेस इमेज को अभी तक यूटिलाइज नहीं किया था। यहाँ पर अब हम बेस इमेज को यूटिलाइज कर रहे हैं एस फाइनल, इसका नाम हमने एस फाइनल दिया। और हमने इसमें वर्किंग डायरेक्टरी ये बता दी, और कहा कि आप जो है कॉपी करो पब्लिश से। ठीक है, और हमारे इस बेस के अंदर जिसको हमने फाइनल दे दिया, जो भी करंटली हम यूज़ कर रहे हैं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है,
बेस के इस फोल्डर में पब्लिश करोगे, यानी कि सॉफ्टवेयर को रन कंपाइल करने के लिए और रिलीज बनाने के लिए हमने ये स्टेप्स यूज़ किए और बिल्ड इमेज यूज़ किया, और इसको अब एक नए इमेज की फॉर्म में देने के लिए हमने ये वाला बेस इमेज यूज़ किया। तो ASP.NET का जो रन टाइम है वो हम यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए हमने SDK वाला इमेज यूज़ किया है, और इसको हमने यहाँ पर कॉपी करा दिया इस फोल्डर के अंदर, राइट, और ये पब्लिश वाले फोल्डर के अंदर आ गया, और ये सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल हो जाएगा, राइट, सोर्स के अंदर। अच्छा, एंट्री पॉइंट हमने अब बता दिया कि डॉट नेट आपका जो है, जिस तरह से हम डॉट नेट की प्रीवियस कमांड्स रन कर रहे थे, यहाँ पे अब हम एंट्री पॉइंट बता रहे हैं इसको, कि एंट्री पॉइंट होगी हमारी डॉट नेट, और उसको हम ये अपनी एप्लीकेशन DLL की फॉर्म में दे रहे हैं। ये इसका होस्ट है। तो सिंपल स्टेप्स हैं जिसकी बेस पे जब हम इसको डॉकर को रन करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप डॉकर रन कर सकते हैं, पर वो इसमें अवेलेबल नहीं है। अब हम अगर यहाँ पर बिल्ड करते हैं डॉकर को, एक तरीका तो ये है कि हम इस एप्लीकेशन फोल्डर में जाकर डॉकर बिल्ड करते हैं। ठीक है, और टैग दे देते हैं इसका माई ऐप। कैरेक्टर स्मॉल केस में दें। अब इसने जो है इसको बिल्ड करना शुरू कर दिया, और ड्यू टू सम थिंग इसने शायद क्रिएटिंग ओल्डिंग माउंट टू ये, एनीवे इसके अंदर भी बहरहाल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये जनरल स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाती है। और अगर आप यहीं पे बिल्ड करना चाहें तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन बिल्डअप हो जाएगी। आप इसको रन डॉकर के अंदर रन करना चाहते हैं, डॉकर के अंदर रन कर लें, या और किसी तरह से आप रन करना चाहें तो आप रन कर सकते हैं। तो वंस द योर इमेज इज रेडी, आप फिर इसको पब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म्स। यहाँ पे आप पब्लिश करें तो आपसे पूछ लेगा कि आपने कहाँ पब्लिश करना है, अज्योर पे पब्लिश करना है, डॉकर रजिस्ट्री में पब्लिश करना है, या किसी और जगह पे पब्लिश करना है। तो आप अज्योर पे डायरेक्ट करना चाहें अज्योर पे कर सकते हैं, डॉकर रजिस्ट्री में करना चाहें तो डॉकर रजिस्ट्री में इस इमेज को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने इमेज से रन कैसे करना है एप्लीकेशन, वो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक माई सीक्वल का इमेज रन किया था। अच्छा, डॉकर हब पर अगर आप आएंगे ना, आप सर्च कर सकते हैं इजीली डॉकर हब, और डॉकर हब पर आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है माई सीक्वल अगर करूँ, तो माई सीक्वल का ये मेरे पास आ गया, और इसके डिफरेंट टैग्स हैं जो इसके ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, टैग है 7.5.7.39 ऑरेकल, एक है टैग लेटेस्ट का, एक टैग है 5.7 ऑरेकल, 5.7, ये तो डिफरेंट टैग्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसके यूटिलाइजेशन पे जाएं। अच्छा, इसको अगर पुल करना है तो आप विदाउट टैग अगर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट में लेटेस्ट टैग यूज़ होगा। और यहाँ पे इन्होंने यूसेज भी दिया हुआ है, डिफरेंट टैग्स यहाँ पे इन्होंने वैसे भी दिए हुए हैं वर्जन 8 से रिलेटेड, तो अगर आप पर्टिकुलरली कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, ये रन कमांड है जो कि इस कंटेनर को रन करेगा, और इसके लिए यूज़ करेगा माई सीक्वल का इमेज। अच्छा, टैग हम कोई सा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर देना चाहें ये वाला टैग 8.0 का, तो इस कमांड को हम यूज़ कर लेते हैं।
8.0। और अच्छा, इसको पैरामीटर में चाहिए होता है ई, मतलब है एनवायरमेंटल वेरिएबल। ये जो यहाँ पर शो हो रहा है इसका मतलब एनवायरमेंटल वेरिएबल, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम एनवायरमेंटल वेरिएबल देंगे एक, और इस एनवायरमेंट वेरिएबल में ये पासवर्ड मांग रहा है कि क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका नाम जो है हमारा पासवर्ड 123 दे दें और इसको रन कर दें। अब ये इसने क्या किया, ये लोकली सर्च कर रहा है कि लोकली अवेलेबल है ये इमेज या नहीं है। तो जो है अनेबल टू फाइंड इमेज, और ये डाउनलोड भी नहीं करता। माई सीक्वल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, हम इसका नाम चेंज करते हैं। कह रहे हैं कि ये इस नाम का एक कंटेनर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमने माई सीक्वल 1 कर दिया इसको। अच्छा, क्योंकि ये जो है डाउनलोड कर चुका होगा तो इसने इस प्रोसेस को यहाँ पर रन कर दिया हमारे लिए। दैट्स इट, और ये अवेलेबल हो गया। अच्छा, अगर आप डॉकर पीएस करें तो जितने ही रनिंग कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर दिखा देगा। ये माई सीक्वल 8, और ये एक माई सीक्वल रन हो रहा है। इसके अलावा ये कुबरनेटिस रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, ये वाला भी लेटेस्ट है जो अभी हमने रन किया, तो टॉप पे दिखा रहा है। अगर मुझे किल करना है इसको, मैं इमेज आईडी दे सकता हूँ इसको किल करने के लिए। टॉक और डैश डैश हेल्प ले लें, पता चल जाएगा कि किल के लिए कौन सी कमांड है। आ रहा है रिमूव वन और मोर कंटेनर्स, डॉकर आर एम दिया। अच्छा, इसको फोर्सफुली हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर एक टैग अप्लाई किया जिसने इस कंटेनर को फोर्सफुली स्टॉप कर दिया। ठीक, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा। अब हम अपनी जनरल डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में हम देख सकते हैं कि कंटेनर्स यूज़ करना है या जो है विदाउट कंटेनर्स जाना है, लेकिन कंटेनर इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी और इसको हम यूटिलाइज करें तो बेहतर है। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंटेनर से मुतालिक इंसाइट्स पता चली होंगी। मैंने कोशिश की कि बेसिक्स को कवर किया जाए, ना कि कमांड्स के ऊपर फोकस किया जाए। तो होपफुली आपको कंटेनर की बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से अब अंडरस्टैंड हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? फैसल भाई मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। फैसल भाई, कैन यू हेयर मी? जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़। फैसल भाई, ये अभी जो हमने इसमें डॉकर की एक फाइल बनाई थी विजुअल स्टूडियो से, हम्म। तो क्या इससे हम डॉकर कंपोज की फाइल भी बना सकते हैं डायरेक्टली? मुझे नहीं पता कि विजुअल स्टूडियो ने इस किस्म का कोई फीचर दिया है या नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि अभी हमने डॉकर कंपोज को एक्सप्लोर नहीं किया यहाँ पे ड्यूरिंग सेशन, तो लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है। अच्छा, डॉकर की जो बिल्ड कमांड हमने यूज़ की वो जो है किसी इमेज को बिल्ड करने के लिए थी, और डॉकर कंपोज है किसी प्रोसेस को जो है बिल्ड करने के लिए है। ठीक है, तो वो डिफरेंट कमांड्स हैं। आप किसी भी जो है कंटेनर रन टाइम इन्वायरमेंट को पिक करें स्टार्टिंग फ्रॉम डॉकर, क्योंकि डॉकर इज़ मोस्ट पॉपुलर। तो आप उसको यूटिलाइज करें और उन कमांड्स को आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, मैंने कमांड्स के ऊपर जानबूझ के फोकस नहीं किया, क्योंकि कमांड्स आप टूल टू टूल के वेरी कर सकती हैं किसी के पैरामीटर, और हर एक चीज़ से इंसान को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे इजीली मिल जाती हैं, आप हेल्प लें और अवेलेबल हो जाता है। तो कमांड के ऊपर फोकस करने के बजाय, हाँ ठीक है, जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका एक जो है
उसके अंदर हाथ साफ हो जाता है। लेकिन कमांड के ऊपर फोकस करने के बजाय आप उस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो है क्या, कैसे वर्क करती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट्स में या किसी भी जगह पे उनको क्यों यूटिलाइज करें। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप लोग अपने किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जो है इसको कवर करेंगे। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि ये सेशन जो है शॉर्ट हो, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि ये भी जो है काफ़ी लंबा हो गया। इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूँगा कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकूँ आपके पास, ठीक है। और आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी ट्रेनिंग के अंदर इस चीज़ को मेक श्योर करें कि 30 मिनट्स के अंदर कवर करें। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं ड्यूरिंग सेशन, आपका कोई टॉपिक लंबा खिंच सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको जल्द से जल्द कवर करें, ठीक है। मेरी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह। एंड सॉरी फॉर longer session. Thank you so much. Allah Hafiz. हाफिज, थैंक यू।